मुंबई शहर की पहचान क्या है? मतलब लोकल ट्रेन की भीड़, समंदर का किनारा, है ना? या फिर वो रफ्तार जो जो कभी रुकती ही नहीं। सच में एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन आज हम मुंबई की इसी तेज रफ्तार जिंदगी के बीच माहिम इलाके की एक पुरानी बिल्डिंग की कहानी में गहराई से उतरेंगे। इसका नाम है डिसूजा चौल। देखिए, हमारे पास इस पर कुछ पुराने ब्लॉग पोस्ट्स हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत के कुछ अंश हैं और शहरी के किंवदंतियों पर लिखी एक किताब का भी जिक्र है। इन सबको मिलाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिसूजा चौल की कहानी क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या ये हमें हमारे शहरों और हमारे डर के बारे में कुछ और भी बताती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई वीरान या खंडहर जगह नहीं है। आज भी वहां परिवार रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, दिन में सब कुछ बिल्कुल आम लगता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्या है कि रात होते ही उसी बिल्डिंग के लोग अपनी ही लिफ्ट में जाने से कतराते हैं। आज हम इसी डिसूजा चौल की कहानी और उन घटनाओं की परतों को खोलेंगे जिनकी शुरुआत एक दुखद हादसे से हुई थी। तो चलिए कहानी के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1990 के दशक के आखिर में डिसूजा चौल की 10वीं मंजिल पर एक महिला रहती थी। सब उन्हें डिसूजा आंटी कहकर बुलाते थे। हमारे सूत्रों के मुताबिक वो ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी, शांत स्वभाव की थी और अक्सर अपनी बालकनी में चुपचाप खड़ी होकर नीचे सड़क की गहमा-गहमी देखती रहती थी। वो उस बिल्डिंग का एक जाना पहचाना लेकिन एक अनकहा सा हिस्सा थी। और फिर एक रात चौल की शांति एक जोरदार आवाज से टूट जाती है। लोग घबराकर नीचे की ओर भागते हैं और देखते हैं कि डिसूजा आंटी बिल्डिंग के बाहर जमीन पर मृत पड़ी हैं। अब जाहिर है, ऐसे किसी भी मामले में सबसे पहली चीज तो पुलिस जांच ही होती होगी। बिल्कुल, पुलिस आती है, अपनी कार्रवाई करती है और जो ऑफिशियल रिपोर्ट बनती है ना, उसमें मौत का कारण लिखा जाता है दुर्घटनावश गिरना, मतलब एक्सीडेंटल फॉल। केस बंद हो जाता है। लेकिन यहीं पर पहला पेच है, वो चीज जिसने इस कहानी को जन्म दिया। रिपोर्ट में तो इसे एक हादसा बता दिया गया, पर चौल के लोगों के मन में कई सवाल अधूरे रह गए। अधूरे सवाल जैसे कि? सबसे बड़ा सवाल था, किसी ने कोई आवाज क्यों नहीं सुनी? ना कोई चीख, ना कोई संघर्ष की आवाज, कुछ भी नहीं। और तो और मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला था। तो ये एक ऐसी मौत थी जिसकी कोई वजह सामने नहीं आई। कानूनी तौर पर तो फाइल बंद हो गई, पर लोगों के जहन में ये सवाल खुला रह गया। और असल कहानी वो यहीं से शुरू होती है। और उस कहानी का पहला चैप्टर वो बिल्डिंग की लिफ्ट से जुड़ा है। उस हादसे के कुछ ही दिनों बाद लिफ्ट ने बहुत अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। अजीब? हाँ। मतलब कैसे अजीब? क्या वो अटक जाती थी या? नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा अजीब। अच्छा? हमारे पास जो लोगों के बयान हैं, उनके मुताबिक लिफ्ट बिना किसी के बटन दबाए अपने आप 10वीं मंजिल पर जाकर रुक जाती थी। अपने आप? हाँ, अपने आप। दरवाजे खुलते थे लेकिन बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता था। और ये एक दो बार नहीं हुआ, नहीं, ये लगभग रोज रात को होने वाली घटना बन गई। देखिए, पहली नजर में तो ये एक सीधी सादी मैकेनिकल समस्या लगती है। बिल्डिंग पुरानी है तो लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी आना कोई बड़ी बात नहीं है। निवासियों ने भी शुरुआत में यही सोचा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने इसे एक आम खराबी ही माना और लिफ्ट की मरम्मत भी करवाई। लेकिन यहां से चीजें और रहस्यमयी हो जाती हैं। सूत्रों के मुताबिक मैकेनिक को कोई ऐसी खास खराबी मिली नहीं जो लिफ्ट को बार बार सिर्फ एक ही मंजिल पर भेजे। मतलब कोई फॉल्ट नहीं मिला? कोई नहीं। यहां तक कि जब समस्या ठीक नहीं हुई तो 10वीं मंजिल के बटन को डिसेबल करने की भी कोशिश की गई। एक मिनट, मतलब मैकेनिक के देखने और बटन को डिसेबल करने की कोशिश के बाद भी? हाँ, ये तो वाकई अजीब है। यही तो, हर तरह की मरम्मत और कोशिशों के बावजूद लिफ्ट का बर्ताव नहीं बदला। वो लगातार सिर्फ एक ही मंजिल पर जाकर रुकती रही, 10वीं मंजिल, वही मंजिल जहां डिसूजा आंटी रहती थी। और यहीं से लोगों का शक वो डर में बदलना शुरू हुआ। यहाँ पर अगर हम थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। पुरानी इमारतों में अक्सर इंफ्रासाउंड यानी बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियां होती हैं। ये हम सुन नहीं सकते, पर ये बेचैनी, डर और किसी के होने का एहसास पैदा कर सकती हैं। अच्छा। हाँ, ये भी हो सकता है कि वायरिंग में कोई ऐसी अजीबोगरीब खराबी हो जिसे पकड़ना मुश्किल हो, जिसे फैंटम सिग्नल्स कहते हैं। लेकिन ये बात वाकई हैरान करती है कि वो सिग्नल हमेशा एक ही मंजिल के लिए क्यों था। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से कहानी लिफ्ट से आगे बढ़ के लोगों की आंखों तक पहुंच गई। इसके बाद कुछ लोगों ने रात के समय 10वीं मंजिल की उसी बालकनी के पास एक महिला के साये को देखने की बात कही। और ये बहुत दिलचस्प मोड़ है।
क्योंकि जब गवाहों के बयान इतने मिलते जुलते हों तो इसे मनोविज्ञान में कलेक्टिव एक्सपीरियंस कहा जाता है। कलेक्टिव एक्सपीरियंस? जी, मतलब एक सामूहिक अनुभव। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या देखा, सवाल ये है कि क्यों सबने एक ही चीज देखी। और जिन्होंने भी इसे देखा उनका विवरण लगभग एक जैसा था। हल्के रंग की साड़ी पहनी एक महिला जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरा कभी साफ दिखाई नहीं देता था। और सबसे अजीब बात, जब भी कोई उस तरफ ध्यान से देखने या पास जाने की कोशिश करता, वो साया पलक झपकते ही गायब हो जाता। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर पावर ऑफ सजेशन यानी सुझाव की शक्ति का सिद्धांत काम करता है। हाँ। आप सोचिए, पूरी बिल्डिंग में ये बात फैल चुकी है कि 10वीं मंजिल पर कुछ गड़बड़ है। लिफ्ट वहां अपने आप जाती है। अब लोगों का दिमाग अनजाने में ही उस जगह पर कुछ असामान्य खोजने के लिए तैयार हो जाता है। सही बात है। तो एक हल्की सी परछाई या पर्दे का हिलना भी दिमाग को उस कहानी से जोड़कर दिखा सकता है जिसे वो पहले ही सुन चुका है। कहानी का एक स्टैंडर्ड मॉडल सा बन जाता है, साड़ी, खुले बाल, और फिर लोग उसी मॉडल को देखना शुरू कर देते हैं। ये सब सुनने में तो काफी तार्किक लगता है, लेकिन इन घटनाओं का असर चौल के सामान्य जीवन पर इतना गहरा पड़ा कि उसे सिर्फ वहम कहकर खारिज करना मुश्किल हो जाता है। चीजें अब सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं थीं। रात के समय डिलीवरी बॉयज ने 10वीं मंजिल पर सामान पहुंचाना बंद कर दिया। हाँ, वो बिल्डिंग के गेट पर ही पैकेट छोड़ जाते थे। इसका मतलब यह है कि वो कहानी अब सिर्फ एक मनोरंजन या गपशप का जरिया नहीं रही। उसने उस जगह के आर्थिक और सामाजिक व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। और सबसे बड़ा असर पड़ा सिक्योरिटी गार्ड्स पर। कई गार्ड्स ने तो रात की ड्यूटी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। एक गार्ड का अनुभव तो काफी चर्चा में रहा। उसने बताया, रात 1 बजे से 3 बजे के बीच ऐसा साफ महसूस होता है जैसे कोई लिफ्ट के ठीक बाहर खड़ा है। लेकिन जब भी मैं सीसीटीवी फुटेज देखता हूं तो वहां कोई नहीं होता। इस तरह के अनुभवों के बाद कई गार्ड्स ने तो नौकरी छोड़ दी। ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं उस चौल में रहता तो शायद रात में लिफ्ट की तरफ देखता भी नहीं, सीढ़ियां ही भली चाहे कितनी भी हों। और ये वो बिंदु है जहां एक शहरी किंवदंती सिर्फ कहानी न रह के उस जगह की सच्चाई बन जाती है। ये दिखाती है कि कैसे एक समुदाय का सामूहिक दुख या कोई अनसुलझा सवाल किसी जगह से जुड़ जाता है। मनोविज्ञान में जीनियस लोकाय या स्थान की आत्मा का एक कॉन्सेप्ट है। स्थान की आत्मा? जी, जहां एक इमारत सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रहती बल्कि उससे जुड़ी भावनाओं और यादों का प्रतीक बन जाती है। यहाँ वो लिफ्ट और 10वीं मंजिल की बालकनी डिसूजा आंटी की अनसुलझी मौत का एक भौतिक प्रतीक बन गए हैं। वो उस समुदाय के मन में अटके हुए क्यों का जवाब बन गए हैं। तो चलिए इन दोनों दृष्टिकोणों को ठीक से समझते हैं। एक तरफ है पूरी तरह से तार्किक और वैज्ञानिक पक्ष। हाँ, इस पक्ष के अनुसार ये सब घटनाओं का एक संयोग है। एक पुरानी चरमराती बिल्डिंग जिसमें वायरिंग की समस्याएं हैं, रात का सन्नाटा, हवा की आवाजें और परछाइयों का खेल। इसमें आप जोड़ दीजिए एक दुखद और रहस्यमयी मौत जिसके बाद लोगों के मन में डर और उत्सुकता दोनों है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इंसान का दिमाग खुद ही कहानियां गढ़ने लगता है। इसे कंफर्मेशन बायस भी कह सकते हैं। मतलब हम वही देखते हैं जिस पर हम यकीन करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये पक्ष अपनी जगह पर काफी ठोस लगता है। लेकिन फिर कहानी का वो दूसरा पहलू है जो इन तर्कों को चुनौती देता है। वो क्या है? दूसरा पहलू है असाधारण एक रूपता, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी। आप सोचिए, अलग अलग लोग अलग अलग समय पर जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, एक पुराना निवासी, एक नया डिलीवरी बॉय, एक सिक्योरिटी गार्ड, ये सब एक ही पैटर्न की बात क्यों कर रहे हैं? सही बात है। एक ही मंजिल, एक ही बालकनी, एक ही तरह का साया। अगर ये सिर्फ कल्पना होती तो किसी को साया 5वीं मंजिल पर दिखता, किसी को किसी आदमी का साया दिखता। लेकिन यहाँ हर किसी की कहानी एक ही बिंदु पर आकर जुड़ जाती है, 10वीं मंजिल और डिसूजा आंटी। जब इतने सारे लोगों का व्यक्तिगत अनुभव एक सामूहिक हकीकत जैसा दिखने लगे तो उसे सिर्फ वहम कहकर नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। और शायद यही वजह है कि आज भी, इतने साल बाद भी, डिसूजा चौल में जिंदगी तो चलती है। दिन के उजाले में सब कुछ वैसा ही सामान्य है, लेकिन रात के अंधेरे में एक अनकही चेतावनी हवा में तैरती रहती है। बिल्कुल, वो चेतावनी है, अगर जरूरी ना हो तो रात में लिफ्ट इस्तेमाल करने से बचो। लोग आज भी लिफ्ट में घुसकर 10वीं मंजिल का बटन दबाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाते जरूर है। ये उस हादसे और उसके बाद की घटनाओं का स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। वो डर अब उस बिल्डिंग की वास्तुकला का एक तरह से हिस्सा बन चुका है। तो आखिर डिसूजा चौल का सच क्या है, ये शायद हम कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे। हमारे सूत्र हमें 2 अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं। एक रास्ता विज्ञान और मनोविज्ञान का है जो हर घटना की तार्किक वजह बताता है, और दूसरा रास्ता उन सामूहिक अनुभवों का है जो तर्क से परे लगते हैं। लेकिन एक बात साफ है
कि डिसूजा आंटी की मौत के बाद उस बिल्डिंग में चीजों ने सामान्य तरीके से काम करना बंद कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी से कहीं ज्यादा है। शहरी किंवदंतियां जैसे डिसूजा चौल की कहानी एक तरह से शहर का अवचेतन मन होती है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा। ये वो कहानियां हैं जो एक समुदाय खुद को उन घटनाओं को समझाने के लिए सुनाता है जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। वो अनसुलझी मौत एक घाव की तरह थी और ये कहानी उस घाव को भरने की कोशिश है। यहाँ भूत शायद डिसूजा आंटी का नहीं, बल्कि उस समुदाय के मन में बसे अनसुलझे सवालों का है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये अनुभव हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास की इमारतें, गलियां और मोहल्ले ये सिर्फ ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं हैं। वे अपने अंदर अनगिनत कहानियां, यादें और अनकहे राज समेटे हुए हैं। शायद अगली बार जब कोई देर रात किसी पुरानी खाली लिफ्ट में सफर कर रहा हो और लिफ्ट अचानक किसी अनचाहे फ्लोर पर रुक जाए, तो ये ख्याल आ सकता है कि हर मंजिल की अपनी एक अनकही कहानी होती है जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही है।